Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing well. तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको कराऊंगी रूरल डेवलपमेंट का पार्ट 2। देखो इस चैप्टर की वन शॉट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, बट उसके अंदर मैंने आपको 3 टॉपिक्स नहीं करवाए थे। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स में बोला कि मैम इन 3 टॉपिक्स को भी एक्सप्लेन कर दो, तो दिस वीडियो इज ऑल ऑन योर डिमांड। आज की क्लास के अंदर हम लोग उन 3 टॉपिक्स को करके रूरल डेवलपमेंट को 100% वे में कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अच्छा, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स क्या होता है पहले ध्यान से समझना। देखो आज भी हमारी कंट्री के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर हमारा बैंकिंग सिस्टम नहीं पहुंच पाया। इसका क्या मतलब है कि आज भी गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड एरियाज है, बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहां पर आज भी प्रॉपर बैंक एस्टैब्लिश्ड नहीं है। या फिर ये समझ लो अगर उन एरियाज के अंदर बैंक्स हैं भी, आपको पता है बहुत सारे ग्रामीण बैंक होते हैं जिन्हें बोला जाता है ना रूरल बैंक्स, अगर उन एरियाज में बैंक्स हैं भी तो भी कहीं ना कहीं वहां पर रहने वाले लोग उन बैंक्स का बेनिफिट नहीं उठा पाते। रीजन क्या आपको पता है? अगर बैंक से लोन लेना है तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। कहीं ना कहीं ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतने अवेयर नहीं है कि वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर सके। बैंक से एक अच्छा खासा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है कि इंटरेस्ट दे सकें। और अगर बड़े अमाउंट का लोन लेना है तो बैंक्स बोलते हैं भाई कोलैटरल सिक्योरिटी हमारे पास में रखवाओ, यानी कि जो बोरोअर है उसे अपना कोई ना कोई असेट, कोई ना कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवानी पड़ेगी, तभी उसे लोन मिलेगा। अब आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर तो बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो बेचारे लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनके पास में अपना खुद का पीस ऑफ लैंड ही नहीं है, दूसरों के लैंड पर काम करते हैं, दूसरों के खेतों पर वो खेती करते हैं। तो ऐसे लोग कहां से कोई ना कोई चीज गिरवी रखवा देंगे? तो मैं ये कह सकती हूं कि आज भी जो हमारी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम है वो कंट्री के हर कॉर्नर तक तो नहीं पहुंच पाया। हम लोग जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं उन्हें बैंक की फैसिलिटी मिल रही है, गांव में जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी बैंक की फैसिलिटीज मिल रही है। फिर भी जो बिल्कुल बैकवर्ड एरियाज हैं, जो बिल्कुल रिमोट एरियाज हैं, वो लोग कहीं ना कहीं जो है इन बैंकिंग सिस्टम से अवेयर नहीं है, उन्हें प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं मिल रही। और इन्हीं की हेल्प के लिए आया माइक्रो क्रेडिट। क्या आया? माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। माइक्रो क्रेडिट मींस गिविंग स्मॉल लोन टू द इंडिविजुअल्स, helping them to become self-employed by establishing small enterprises। अब इन्हीं गांवों के अंदर बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो बहुत ही छोटा लोन का अमाउंट की रिक्वायरमेंट रखते हैं, इन्हें बहुत ही कम लोन की जरूरत होती है, वो भी इसलिए ताकि ये खुद की कोई छोटी मोटी दुकान खोल सके, खुद का कोई भी छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सके, कोई छोटा सा एंटरप्राइज स्टार्ट कर सके। तो इन्हीं लोगों को स्मॉल लोन का अमाउंट प्रोवाइड करना ताकि ये लोग भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, खुद का कोई छोटा मोटा एंटरप्राइज स्टार्ट करके। These programs were started to help people in underdeveloped countries who are not covered by any banking system। ये जो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स हैं ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में स्टार्ट किए गए थे ताकि कंट्री के वो एरियाज जहां तक हमारा बैंकिंग सिस्टम नहीं पहुंच पा रहा, जहां के लोग बैंकिंग सिस्टम से वंचित हैं, उन्हें बैंक्स की फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही, या तो वहां पर बैंक्स ही नहीं है या फिर लोग खुद ही बैंक से लोन नहीं ले रहे, उन लोगों को लोन प्रोवाइड किया जा सके, इतनी ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज भी ना हो, इतना ज्यादा इंटरेस्ट भी पे ना करना पड़े, कोलैटरल सिक्योरिटी का यानी कि कुछ गिरवी रखवाने का नाटक भी ना हो। These programs are becoming popular among small borrowers। ये प्रोग्राम्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं स्मॉल बोरोवर्स के बीच में। स्मॉल बोरोवर्स मतलब वो इंडिविजुअल्स जो छोटा मोटा लोन का अमाउंट लेना चाहते हैं खुद का कोई छोटा मोटा काम धंधा स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वेरी मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती है और ये बेचारे लोग इतने अवेयर नहीं है कि बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा कर सके। तो ये जो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स है ये लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हो रहा है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो हमें डिटेल में पढ़ना है। देखो क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ध्यान से समझना। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब है बेसिकली महिलाओं के बीच में होता है, फीमेल्स के बीच में होता है, मेल्स का भी होता है, दोनों का ही होता है, बट फीमेल्स का इसके अंदर रेशो ज्यादा है। ये देखो कुछ फीमेल्स हैं, ये फीमेल्स आपस में इकट्ठी हुई हैं। अब ये फीमेल्स क्या करती हैं, हर महीने की अपनी कुछ थोड़ी बहुत सेविंग्स जो होती है उन्हें इकट्ठा करती हैं, जितनी भी इनसे बन पड़ती है, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जितना भी इनसे बन पड़ता है, हर महीने की अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करती हैं और आपस में कलेक्ट करती है। मतलब ये समझ लो यहाँ पर एक गुल्लक है, इस गुल्लक के अंदर ये सारी की सारी फीमेल्स हर महीने अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स को क्या करती हैं, इकट्ठा करती हैं। अब मान लो किसी भी पर्सन को लोन की रिक्वायरमेंट होती है, सपोज इस पर्सन को लोन की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेगी, इस जो सब लोगों ने इकट्ठा करा है इस गुल्लक से लोन ले लेगी। अब इस लोन को लेने के लिए इसे किसी तरह की कोई कोलैटरल सिक्योरिटी भी गिरवी नहीं रखवानी पड़ेगी, जो बैंक्स के अंदर रखवानी पड़ती है। बहुत सारा इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो बिल्कुल मॉडरेट होती है, बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। किसी तरह
की कोई लीगल फॉर्मेलिटी भी नहीं है, सब आपस में खुद के जानने वाले लोग ही हैं। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये लोग खुद की ही मदद कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये ग्रुप क्या करता है, अपनी अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं गुल्लक के अंदर, जिस भी मेंबर को जरूरत होती है उस मेंबर को लोन प्रोवाइड करा जाता है। सिर्फ मेंबर्स के वेलफेयर के लिए है, ये आउटसाइडर्स को लोन प्रोवाइड नहीं करते। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इनफॉर्मल ग्रुप्स, ये कुछ महिलाओं का, कुछ लोगों का इनफॉर्मल ग्रुप है who come together to address their common problems, जो इकट्ठा होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सबकी प्रॉब्लम सेम है कि ये बैंक से लोन नहीं ले सकते, इतनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं कर सकते। तो आज के जो अर्बन एरियाज के अंदर जो किटी पार्टी होती है ना, ये उसी टाइप का है। बस ये गांव के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप है कि वो पैसा इकट्ठा करते हैं, इतना ज्यादा कुछ हाई फाई नहीं होता, अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं। जिस पर्सन को लोन की रिक्वायरमेंट है वो वहां से लोन ले लेता है, कम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, किसी तरह की कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है, किसी तरह की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रमोट सेविंग हैबिट अमंग रूरल हाउस होल्ड, कहीं ना कहीं इसकी वजह से रूरल हाउस होल्ड के अंदर जो यहाँ के लोग हैं उनके अंदर सेविंग हैबिट्स डेवलप होती हैं। मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप पूल देयर सेविंग्स, यहाँ के लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं एंड ऑफर एज क्रेडिट टू इट्स मेंबर्स, और कभी भी अगर किसी मेंबर को लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे एज अ क्रेडिट, एज अ लोन वो सेविंग्स ऑफर करी जाती हैं उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग। क्रेडिट इज ऑफर्ड विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी, यहाँ पर जो भी पर्सन पैसा बोरो कर रहा है, जो भी मेंबर पैसा बोरो कर रहा है, उसे किसी तरह की कोई कोलैटरल सिक्योरिटी यानी कि अपना कोई एसेट गिरवी रखवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो इंटरेस्ट की रेट है वो भी क्या है, एकदम मॉडरेट है, बहुत कम है, नॉमिनल है। प्रेजेंटली देयर आर 54 लाख विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन आवर कंट्री। अगर आज की डेट की हम लोग बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर कुल मिला के 54 लाख विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जिनके अंदर 6 करोड़ फीमेल्स काम कर रहे हैं। 6 करोड़ फीमेल्स क्या है, मेंबर्स हैं, जो खुद ही खुद की हेल्प कर रही है, खुद ही अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करती है। किसी भी मेंबर को अगर लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो उन सेविंग्स को प्रोवाइड करा जाता है। तो समझ में आ गया कि माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स होता क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास में यहाँ पर, रूरल बैंकिंग अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन। देखो क्रिटिकल इवैल्यूएशन का मतलब है आपको बताना है रूरल बैंकिंग के बारे में पूरा, विदाउट एनी बायस। आपको पॉजिटिव चीजें भी बतानी है, आपको नेगेटिव चीजें भी बतानी है, क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है कि क्या क्या अच्छा हुआ और क्या क्या खराब हुआ। रूरल बैंकिंग इन इंडिया हैज बीन सिग्निफिकेंटली एक्सपैंडेड आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कमर्शियल बैंक्स इन 1969। 1969 के अंदर जो हमारे बड़े बड़े कॉमर्शियल बैंक्स थे उनका नेशनलाइजेशन हो गया था, यानी कि उनको स्टेट का बना दिया गया था। वो स्टेट के बन गए थे मेजर कमर्शियल बैंक्स कब, 1969 के अंदर। और इसी के बाद में हमारी कंट्री का जो रूरल बैंकिंग सिस्टम है वो एक्सपैंड हुआ, हमारी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम और ज्यादा एक्सपैंड होता गया, बढ़ता गया। आफ्टर नेशनलाइजेशन सिग्निफिकेंट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एट मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट टू रूरल पीपल। नेशनलाइजेशन के बाद में हमारी सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए और लोगों को लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट करा गया, वो भी एक मॉडरेट रेट पर, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट की रेट पे नहीं, एक नॉर्मल इंटरेस्ट की रेट पे लोगों को लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया गया। नाबार्ड आप लोगों ने सुना ही होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। नाबार्ड क्या है, एक एपेक्स बैंक है, मतलब कंट्री के अंदर जो रूरल बैंकिंग के, रूरल एरियाज के अंदर जितने भी बैंक्स होते हैं ना, जो ग्रामीण बैंक होते हैं, उन सब बैंक्स का ये पापा है। नाबार्ड का क्या काम है कि हमारी कंट्री के जो रूरल बैंकिंग सिस्टम है उसको पूरे को ये कंट्रोल करता है, गाइड करता है, मॉनिटर करता है, पूरे के पूरे गांव के बैंक्स का ये पापा है। नाबार्ड हैज प्लेड प्राइमरी रोल इन मेकिंग रूरल फाइनेंसिंग मोर ऑर्गेनाइज्ड, ताकि रूरल एरियाज के अंदर जो बैंक्स वगैरह है, रूरल फाइनेंसिंग है कि गांव के लोगों को लोन मिल सके, जो लोग फार्मिंग करना चाहते हैं उन्हें लोन मिल सके, उसके अंदर नाबार्ड ने मेन रोल प्ले करा, प्राइमरी रोल प्ले करा, इन चीजों को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करा, बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक करा। इट हैज मेड अ सब्सटेंशियल डिफरेंस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल क्रेडिट। नाबार्ड के बाद में काफी चेंज आया, नाबार्ड ने रूरल फाइनेंसिंग के अंदर एक अच्छा खासा चेंज शो करा, क्योंकि इसने पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को गवर्न करा, रेगुलेट करा, कंट्रोल करा, ये मेक श्योर करा कि फार्मर्स तक लोन पहुंच सके, वो भी मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो ये कंट्री के जो रूरल बैंक्स हैं उन्हें पूरों को कंट्रोल करता है, उन सबका पापा है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज गिवन फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम द डेट ट्रैप ऑफ मनी लैंडर्स। देखो जब ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नहीं था, इंस्टीट्यूशनल मतलब बैंक से लोन लेना, जब हम किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, बैंक्स वगैरह से लोन लेते हैं, उसे बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। और एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, जिसके अंदर फार्मर्स मनी लैंडर्स से लोन लेते
लेते हैं, यानी कि जो गाँव के अंदर ठेकेदार होते हैं उनसे लोन लेते हैं, जमींदार वगैरह से लोन लेते हैं। तो देखो पहले फार्मर्स कहाँ से लोन लेते थे? मनी लेंडर से, यानी कि ठेकेदार से, अपने रिलेटिव से लोन लिया और वो लोग क्या करते थे? अच्छा खासा इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो इंटरेस्ट भी पे करना है, लोन का अमाउंट भी पे करना है। अभी लोन का अमाउंट पे करना है तो उस पुराने वाले लोन के अमाउंट को पे करने के लिए, पुराने वाले इंटरेस्ट को पे करने के लिए फार्मर्स को और नया लोन लेना पड़ता था। फिर उस लोन को चुकाने के लिए वो और नया लोन लेते थे। तो फार्मर्स कंटिन्यू डेट ट्रैप में फंस जाते थे, यानी कि डेट का मतलब होता है कर्जा। फार्मर्स कंटिन्यूस कर्जे के साइकिल में फंसे ही रहते थे। बट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ने, जो रूरल बैंक एस्टैब्लिश हुए, जो हमारा नाबार्ड एस्टैब्लिश हुआ, गांव के अंदर जो रूरल बैंक एस्टैब्लिश हुए, इसकी वजह से कहीं ना कहीं फार्मर्स को फ्रीडम मिल गई मनी लेंडर्स के डेट ट्रैप से। फार्मर्स को अब इन मनी लेंडर्स से लोन नहीं लेना पड़ता, कहीं ना कहीं वो कर्जे के साइकिल में फंसे हुए नहीं रहते। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज आल्सो प्रमोटेड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और जब से ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हुआ, यानी कि रूरल बैंक्स एस्टैब्लिश हुए, नाबार्ड एस्टैब्लिश हुआ, तब से देखा जाए तो एग्रीकल्चर के अंदर भी कमर्शियलाइजेशन होने लगा। पहले के टाइम पे देखो फार्मर्स क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे, जो भी उगाया उससे अपनी फैमिली का पेट भर दिया, जो भी क्रॉप्स ग्रो करी उसको घर के काम में ही यूज में ले लिया, क्योंकि मेन पर्पस क्या है? पेट भरना ही है, पेट भर गया बस। बट आज फार्मर्स क्या करते हैं? खुद अपनी फैमिली का पेट तो भरते ही है, जो सरप्लस बचता है उसको मार्केट में भी सेल करते हैं। इसे बोला जाता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि जो भी सरप्लस बचा उसे मार्केट में बेचा ताकि पैसा कमाया जा सके। साथ ही साथ फार्मर्स बहुत सारी कैश क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं, जैसे जूट ग्रो करते हैं, कॉटन ग्रो करते हैं, और भी बहुत सारी कैश क्रॉप्स ग्रो करी जाती है जिनसे पैसा कमाया जाता है। तो पहले के टाइम पे सिर्फ क्या होता था? सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, खेती बाड़ी करी, अपनी फैमिली का पेट भर लिया। आज उसकी वजह से क्या हो पाया? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो पाया है, क्योंकि फार्मर्स को इजीली क्रेडिट मिल जाता है अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो ये तो अच्छी अच्छी चीजें हुई। अब हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्या डेफिशिएंसीज रह गई या क्या कमियां रह गई? बैंकिंग क्रेडिट, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट भी बोलते हैं, रिक्वायर्स कोलैटरल सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ विच अ लार्ज सेक्शन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर ऑफन लेफ्ट आउट। देखो अगर बैंक से हम लोग लोन लेते हैं, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं अगर फार्मर्स, तो उन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी गिरवी रखवानी पड़ती है, यानी कि उन्हें अपना खुद का कोई असेट, खुद की कोई जमीन वगैरह गिरवी रखवानी पड़ती है। और हमारी कंट्री के अंदर जो मोस्टली फार्मर्स हैं वो कैसे हैं? बेचारे स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं। वो बेचारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास में खुद का लैंड ही नहीं है, वो दूसरों के खेतों पर काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं। अब इन लोगों के पास में खुद का खेत ही नहीं है, ये कोई चीज गिरवी कैसे रखवाएंगे? तो इसकी वजह से बहुत सारे फार्मर्स जो है वो बैंकिंग सिस्टम का बेनिफिट ही नहीं उठा पाते, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, जिसकी वजह से क्या आया? माइक्रो क्रेडिट programs. Government often shows lack of strictness in the recovery of loans. It leads to increase in default rate. अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोन ले लेते हैं फिर उस लोन को चुकाते ही नहीं है, और हमारी सरकार भी इसके अंदर कोई अच्छी खासी स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाती कि वो लोन को रिकवर कर ले। भाई किसी एक्स बंदे ने अगर लोन ले रखा है तो लोन का अमाउंट तो रीपे करें, बट हमारी सरकार इसके अंदर कोई अच्छी खासी स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाती कि लोन के अमाउंट को रिकवर कर ले। और इसी को बोला जाता है डिफॉल्ट रेट, कि भाई रिकवरी ही नहीं हुई लोन की, और इसी की वजह से डिफॉल्ट रेट कंट्री के अंदर बढ़ती जा रही है, जो हमारी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। स्टिल कमर्शियल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आज भी जो इतने सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, इतने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मैंने आपको बता दिया नाबार्ड हो गया, बहुत सारे रूरल बैंक्स हो गए, इतने सारे बैंक्स हमारी कंट्री में स्टैब्लिश हो गए हैं, फिर भी देखा जाए दे हैव फेल्ड टू डेवलप सेविंग हैबिट अमंग फार्मिंग फैमिलीज। आज भी हमारी जो खेती बाड़ी के अंदर इंगेज्ड फैमिलीज हैं, फार्मिंग फैमिलीज है, बहुत सारी ऐसी फार्मिंग फैमिलीज हैं जिनके अंदर सेविंग हैबिट डेवलप नहीं हो पाई है। सो मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स हैव रिमेन्ड वेरी लो, इसी की वजह से मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स बहुत कम है। देखो मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स का मतलब क्या है? सपोज ये कोई फार्मर है, अगर इस फार्मर ने बैंक के अंदर अपना पैसा डिपॉजिट कराया तो बैंक इस पैसे को अपने पास थोड़ी ना रखते हैं, बैंक इस पैसे को किसी और को लोन पर दे देते हैं। बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो खुद की कोई इंडस्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिश करना चाहते हैं, बड़ा सा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें बैंक इस पैसे को लोन पर चढ़ा देते हैं। इसे बोला जाता है मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट, कि वो जो पैसा वेस्ट पड़ा था, एज अ डिपॉजिट पड़ा था, वो कंट्री के किसी ना किसी काम आ रहा है। तो लोगों के अंदर सेविंग हैबिट ही डेवलप नहीं हो पाई है, ये जो फार्मर्स हैं बैंक के अंदर पैसा ही डिपॉजिट नहीं करवा पाते, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स आज भी कम है।
Due to burden of debt on the farmers, suicidal deaths are rising in our country, particularly in Andhra Pradesh and Maharashtra. देखो आज भी हमारा जो बेचारा गरीब फार्मर है वो कहीं ना कहीं कर्जे के साइकिल में डूबा हुआ है। आज भी जो लोग हैं वो मनी लेंडर से पैसा उधार पर लेते हैं, ठेकेदारों से पैसा उधार पर लेते हैं, उन्हें लोन चुका ही नहीं पाते, उनके ऊपर कर्जे का यानी कि लोन का बहुत ज्यादा बर्डन होता है, स्ट्रेस रहता है। इसकी वजह से बहुत सारी सुसाइडल डेथ्स हमारी कंट्री के अंदर होती हैं, पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश के फार्मर्स, महाराष्ट्र के फार्मर्स। For promotion and expansion of banking system, all the adults are encouraged to open bank accounts under the scheme Jan Dhan Yojana। अच्छा, अभी जन धन योजना क्या है? देखो हमारी सरकार ने हमारे बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट करने के लिए, उसे एक्सपैंड करने के लिए कि सब लोगों के पास में उनका बैंक अकाउंट हो, लोग जो अपने सेविंग्स हैं उन्हें बैंक्स में डिपॉजिट करवाएं, घर में कैश ना रखें, कैसे भी हमारा बैंकिंग सिस्टम एक्सपैंड हो, इसका प्रमोशन हो, ये प्रमोट हो, उसके लिए सरकार एक योजना लेकर आई थी, एक स्कीम लेकर आई थी जिसे बोला जाता है जन धन योजना। अब इसके अंदर क्या हुआ, सरकार ने बोला भाई वो लोग जिनके पास में अपना खुद का बैंक अकाउंट नहीं है, अगर आप जनधन योजना स्कीम के अंडर अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर एक मिनिमम बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देखो होता क्या है, जिन लोगों के पास में बैंक अकाउंट होता है उन्हें अपने अकाउंट के अंदर एक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। मतलब आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 2000 तो होना ही चाहिए, या 4000 होना चाहिए, 6000 होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए। सब बैंक्स का अलग अलग होता है, एसबीआई का अलग है, एचडीएफसी का अलग है, आईसीआईसीआई का अलग है। हर बैंक के अंदर जो लोग हैं उनको अपने अकाउंट के अंदर मिनिमम बैलेंस रखना ही पड़ता है। बट सरकार ने बोला अगर आप जनधन योजना स्कीम के अंदर अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाओगे तो आपको अपने अकाउंट के अंदर मिनिमम बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके अकाउंट के अंदर जीरो बैलेंस है तो भी कोई चार्ज नहीं लगेगा, दैट इज टोटली ओके। प्लस इसके अंदर अगर आप अकाउंट खुलवाते हो तो आपको 1 से 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज भी मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी स्कीम थी। सरकार ने बोला कि भाई आपकी जो भी पेंशन वगैरह आती है, या फिर आप लोगों ने घर में देखा होगा हमारे दादाजी दादी जी वगैरह को ओल्ड एज पेंशन मिलती है, जो सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है, एक नॉमिनल अमाउंट होता है, वो पेंशन भी आपकी इसी अकाउंट के अंदर आया करेगी। या फिर जो विडोज होती है उन्हें भी पेंशन मिलती है, सरकार देती है, वो पेंशन भी आपकी इसी अकाउंट में आया करेगी। तो लोगों ने एनकरेज होकर बैंक अकाउंट्स खोले थे इस योजना के तहत। मेरा खुद का अकाउंट भी इसी के अंदर था, जिसके अंदर 1.5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, मिनिमम बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। द अकाउंट होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 1 से 2 लाख। जो भी अकाउंट होल्डर्स है उन्हें एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है 1 से 2 लाख रुपए तक का। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है भाई, आप अपने बैंक अकाउंट से ओवरड्राफ्ट मतलब अगर जीरो बैलेंस है तो आप 10,000 रुपए तक का उधार निकलवा सकते हो, आपको रिटर्न करना पड़ता है, इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। दे कैन गेट देयर सैलरीज एंड वेजेस, आपकी जो भी सैलरीज और वेजेस हैं वो भी इसी अकाउंट में आएंगी। जो ओल्ड एज पेंशन है, जो सरकार बुजुर्गों को पेंशन देती है या फिर विडोज को पेंशन देती है, वो भी इसी में आएगी। और आपका पीएफ वगैरह का पैसा, जो भी सिक्योरिटी पेमेंट है, आपकी सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स, वो सारी इसी के अंदर आएंगी। देयर इज नो नीड टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस, आपको अपने अकाउंट के अंदर मिनिमम बैलेंस रखने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस हैज जनरेटेड मोर देन 40 करोड़ अकाउंट होल्डर्स, और इसकी वजह से 40 करोड़ लोगों ने अपना बैंक के अंदर अकाउंट खोला और अपने पैसे वहां पर जमा कराए, और इसकी वजह से बैंक्स ने 1,40 करोड़ रुपए की सेविंग्स इकट्ठी करी। मतलब बैंक के अंदर 1,40 करोड़ रुपए तक का अमाउंट आया, जिसको बैंक्स ने, फिर बैंक्स क्या करते हैं, लोन पर दे देते हैं लोगों को, ताकि कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो सके। तो 2 टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए। सबसे पहले देखा माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स, जिसके अंदर आप क्या आ गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेकंड हम लोगों ने देख लिया रूरल बैंकिंग, उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, अ रे ऑफ होप, आशा की एक किरण। देखो पहले के टाइम पर क्या होता था, फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे, फार्मर्स अपनी क्रॉप्स उगाते थे, बट इन्हें कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचा पाते थे। मतलब फार्मर ने जो इतना पसीना बहाया उसको उसका एक अमाउंट ही नहीं मिल पाता था, उसको उसकी एक प्राइस ही नहीं मिल पाती थी, वो अपने क्रॉप्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचा ही नहीं पाते थे कि उन्हें एक अच्छा अमाउंट मिल सके, उनकी भी थोड़े जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव हो सके। बट आज फार्मर्स के प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे साधन हैं। एन ऑल्टरनेट वे फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, फार्मर्स का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी मार्केटिंग के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके आ गए हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेट वेज आ गए हैं। दैट हैज इमर्ज्ड आर चैनल्स वेयर फार्मर्स कैन डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू कंज्यूमर। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनके थ्रू फार्मर्स डायरेक्टली अपने प्रोड्यूस को अपने कंज्यूमर्स को सेल कर सकते हैं और अपने प्रोड्यूस के लिए एक अच्छा अमाउंट चार्ज कर सकते हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स ने जो इतनी मेहनत करी है उसके बदले उनको रिटर्न मिल सके, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी
इंप्रूव हो, वो भी एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सके। तो इन ऑल्टरनेटिव चैनल्स की हेल्प से फार्मर्स डायरेक्टली अपने प्रोड्यूस को, अपनी क्रॉप्स को कंज्यूमर्स को सेल कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत सारी मंडी वगैरह होती है, उन मंडी के अंदर फार्मर्स की क्रॉप्स होती है, फार्मर्स की वेजिटेबल्स होती हैं, उनके फल फ्रूट वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर फार्मर्स डायरेक्टली अपने प्रोड्यूस को किसको सेल कर रहे हैं? कंज्यूमर्स को सेल कर रहे हैं। इसी तरह के कुछ चैनल्स है, आप लोगों ने बिग बाजार का नाम सुना होगा। बिग बाजार है पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में भी है। बिग बाजार के थ्रू फार्मर्स के प्रोड्यूस को डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचा जाता है। अपनी मंडी भी है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, इसके थ्रू भी फार्मर्स के प्रोड्यूस को कंज्यूमर्स को बेचा जाता है। पुणे के अंदर है हड़पसर मंडी, जहां पर फार्मर्स के प्रोड्यूस को डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करा जाता है। ऐसे ही कुछ बाजार हैं, रीठू बाजार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर, उज्जवल संडीज है हमारा तमिलनाडु के अंदर। तो ये कुछ मंडी वगैरह हैं, कुछ बाजार वगैरह हैं, जिनके थ्रू फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है, उनने जो क्रॉप्स उगाई हैं, जो भी वेजिटेबल्स हैं, फूल फल फ्रूट वगैरह है, उन्हें डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करा जाता है, ताकि फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस के लिए एक अच्छी खासी प्राइस मिल सके, फार्मर्स की लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव हो, इस तरह की कंट्री के अंदर जो सुसाइडल डेथ्स होती हैं वो सुसाइडल डेथ्स ना हो, फार्मर्स का लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज हो। Another channel of agricultural marketing is direct sales contract with the farmers by national and multinational fast food chains, for example Reliance Retails। अच्छा, अब ये एक सेकंड तरीका है। एक तरीका मैंने आपको बता ही दिया, मंडीज के थ्रू फार्मर्स के प्रोड्यूस को बेचना, बाजार के थ्रू बेचना। अब एक तरीका क्या है, इसके अंदर देखो बहुत सारी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज है, फास्ट फूड चेन्स है, फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स हो गया आपका, इसके अंदर आपका आ गया बर्गर फार्म वगैरह। ये क्या है, बहुत सारी नेशनल और मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स हैं। ये जो कंपनीज होती हैं, ये फार्मर्स के साथ में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि कंपनीज फार्मर्स को बोलती हैं आप हमें ये पर्टिकुलर क्रॉप्स उगा के दोगे, हम आपसे खरीद लेंगे। अगर आपको किसी तरह के पर्टिकुलर इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है तो हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको एडवांस में पे कर देंगे। आपको किसी भी तरह की एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है, सारी हेल्प हम प्रोवाइड करेंगे, आपको बस हमें ये पर्टिकुलर क्रॉप्स उगा के देनी है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट हो गया मल्टीनेशनल और नेशनल फूड चेन्स के बीच में और फार्मर्स के बीच में। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, मैकडी हो गया हमारा, रिलायंस फ्रेश हो गया, रिलायंस रिटेल्स हो गया, बर्गर फार्म हो गया। दीज कंपनीज ऑफर एडवांस पेमेंट टू द फार्मर्स। ये कंपनीज क्या करती हैं, फार्मर्स को एडवांस में पे कर देती हैं कि भाई आप हमें फार्म प्रोडक्ट सप्लाई करोगे, ये प्री डिटरमाइंड हमारी प्राइस है। दीज कंपनीज ऑल्सो हेल्प फार्मर्स विद सीड्स। अगर फार्मर्स को सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो ये कंपनीज फार्मर्स को सीड्स भी प्रोवाइड करवाती हैं, और अलग अलग तरह के इनपुट्स जिनकी भी फार्मर्स को रिक्वायरमेंट है, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी, वो सारे इनपुट्स टेक्नोलॉजीज भी ये कंपनीज फार्मर्स को प्रोवाइड करवाती हैं। इसकी वजह से भी फार्मर्स को बहुत हेल्प होगी। दिस विल हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ मार्केट फॉर द फार्म प्रोडक्ट्स। इसकी वजह से कहीं ना कहीं फार्म प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है वो एक्सपैंड होता जाएगा, एंड विल रिड्यूस प्राइस रिस्क फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। और कहीं ना कहीं जो हमारे स्मॉल फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, इन्हें किसी तरह का कोई रिस्क फेस नहीं करना पड़ेगा, ये बेचारे कर्जे के साइकिल में नहीं डूबेंगे, सुसाइडल डेथ्स नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं प्राइस रिस्क से, प्री डिटरमाइंड प्राइस पर ही ये कंपनीज खरीद लेती हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि प्रोड्यूस की प्राइसेस एकदम से गिर जाती हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइस रिस्क होता है कि फार्मर ने प्रोड्यूस तो करा, अब उसे अपने प्रोडक्ट के लिए अच्छी प्राइस ही नहीं मिल पा रही। इस तरह के रिस्क से भी हमारा फार्मर बचेगा। तो आज 3 टॉपिक्स हम लोगों ने कवर करे। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स की, वो इंडिविजुअल्स जिन्हें छोटे अमाउंट का लोन चाहिए वो यहाँ से लोन ले सकते हैं, खुद को एम्प्लॉयड कर सकते हैं, खुद का कोई छोटा मोटा काम धंधा स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, कुछ लोग खुद इकट्ठा होते हैं, अपने हर महीने की कुछ सेविंग्स को सारे के सारे पूल करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं। इस गुल्लक में से जिस भी पर्सन को कभी भी लोन की रिक्वायरमेंट है वो इस गुल्लक में से लोन ले सकता है। इंटरेस्ट भी मिनिमम लगेगा, किसी तरह की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए ही होता है। सेकंड मैंने आपको बताया रूरल बैंकिंग का एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले आप पॉजिटिव पॉइंट्स लिखोगे, उसके बाद में आप कमियां लिखोगे। फिर मैंने थोड़ा सा और बताया आपको कि सरकार ने क्या करा बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए, इसके लिए अंदर जनधन योजना इंपॉर्टेंट था। फिर थर्ड मैंने आपको बताया ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, अ रे ऑफ होप, की और क्या क्या तरीके हैं फार्मर्स के प्रोड्यूस को डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करने के लिए। तो इसी के साथ में हमारा रूरल डेवलपमेंट 100% वे में कंप्लीट हो गया। तो जिन लोगों ने वन शॉट वीडियो देख ली थी वो इस वीडियो को देख के अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। जिन लोगों ने वन शॉट वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले वो वीडियो देखना, देन इस वीडियो पर आना, ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। बाय फॉर नाउ।